अन्याय, इन लोग को अन्याय का मालूम मतलब ही पता है। अब इसका ढक्कन कहाँ चला गया? निकालिए, देखिए इधर, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, इनको हम लोग कहते हैं क्या? These are the heritable disorders related, that is associated or linked with either autosome or sex chromosome. So these are the heritable या inheritable कर दीजिए. These are the inheritable disorders related or associated or linked with either autosome or sex chromosome. यानी या तो sex chromosome से linked है, X chromosome से, या फिर ये autosome से linked है. On that basis, उस आधार पर, on that basis, they are either ऑटोसोमल, वही बात हो गई, दे आर आइदर ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड, यानी जिस क्रोमोसोम से लिंक्ड है, अगर वो क्रोमोसोम फॉल्टी है, अगर उस पर, है ना, फॉल्टी जीन बैठा हुआ है, तो उस क्रोमोसोम के साथ साथ वो फॉल्टी कैरेक्टर भी, फिनोटाइप भी ऑर्गेनिज्म में, यानी ह्यूमन में, ह्यूमन के हम लोग देख रहे हैं, तो ह्यूमन में इनहेरिट होंगे. ठीक है, तो दो टाइप के हो गए. पहला हो गया ऑटोसोमल, और इसमें जो जो दिया है एनसीईआरटी वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया. सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलासेमिया, सिकल सेल एनीमिया. याद रखने वाली बात है, ये ऑटोसोमल है, यानी एक्स क्रोमोसोम को छोड़कर, है ना, जेंडर डिटरमिनिंग क्रोमोसोम पेयर जो है 23rd पेयर क्रोमोसोम को छोड़कर बाकी 2200 पेयर में से किसी एक पर ये प्रेजेंट रहता है, इसलिए इन्हें ऑटोसोमल कहा जा रहा है. और दूसरा है एक्स लिंक्ड, और एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में एक दिया है कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा दिया है हीमोफीलिया. पहले ये क्लासिफिकेशन नोट कीजिए, आप अलग अलग कर करके लिखिएगा. देखिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसके बारे में एक बार डिस्कस भी हम लोग किए हैं, और ये फैलता है, ये होता क्या है, दिस इज ए रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर. डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है. ठीक है, द फिनाइल एलानिन
हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, PHE, phenylalanine hydroxylase enzyme. Hydroxylase becomes non-functional in the recessive gene form. और इसके नॉन फंक्शनल होने से क्या होता है? हाँ, पर होगा क्या एक्चुअली? ड्यू टू दिस द होमोजाइगस recessives become unable to convert the phenylalanine PHE, phenylalanine amino acid into tyrosine, TYR. phenylalanine PHE, tyrosine TYROSINE, शॉर्ट में TYR. तो फिनाइलएलानिन का कन्वर्सन टायरोसिन में नहीं हो पाता और जीन प्रोटीन्स पे टायरोसिन का जरूरत है, चूंकि बॉडी टायरोसिन दे नहीं रहा तो उसकी डेफिशिएंसी होगी और फिनाइलएलानिन ओवरग्रोन हो जाएगा, एक्सेस बिल्डअप हो जाएगा, जिस वजह से फिनाइलएलानिन का डिपोजिशन होने लगेगा और वो टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट होने लगेगा. सो फिनाइलएलानिन overbuilds and deficiency of tyrosine occurs. Condition can lead to phenylalanine accumulation, later severe neural, that is mental, disorder. अगर ये जमा होता है तो देर से बाद में जाके ये न्यूरल प्रॉब्लम या मेंटल डिसऑर्डर कॉज करता है, क्योंकि वो डिपॉजिट होने लगेंगे और सेल्स को फाइनली डैमेज करने लगते. ये था फिनाइल कीटोन्यूरिया. एक चीज और है, ऐसे इंडिविजुअल्स जब यूरिनेट करते हैं तो उनके यूरिन में फिनाइलएलानिन और फिनाइलएलानिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, जो स्टेबल होने के बाद, मतलब यूरिन पास होने के बाद अगर रुका है ना, जहाँ पे यूरिनेट किया गया, वो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन के कारण फाउल स्मेल देता है, बदबू देता है और ये ब्लैक कलर का होने लगता है. ये इंडिकेटिव है कि उस पेशेंट को फिनाइल कीटोन्यूरिया है. इधर साइड तो मिटा ही सकते हैं, ये हो चुका है.
affected people urine when stays longer, अगर लंबे समय तक रुका हुआ रहा, नहीं बहा दिया गया, stays longer, then it gives foul smell and turns black due to bacterial degradation. अगर ऐसा हुआ तो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन के कारण ये लंबे समय तक अगर रह गए, रुक गए, तो फिर ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं और इससे से फाउल स्मेल आता है। हो जाए तो बताइए। ओके, treatment options. No cure is available, but can be managed. ये इनहेरिटेबल है, प्रत्येक सेल के क्रोमोसोम में इसके लिए जीन प्रेजेंट है, तो प्रत्येक ऑर्गन में इसके जीन प्रेजेंट है, उसको कैसे हम ठीक करें? पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसमें क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट ऑप्शन में मैनेज किया जाता है। कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज ऐसे करते हैं, फिनाइलएलानिन जमा होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे पर्सन्स को फिनाइलएलानिन फ्री डाइट देते हैं, या फ्री तो नहीं, वेरी लो क्वांटिटी ऑफ फिनाइलएलानिन वाला प्रोटीन देते हैं। इससे क्या होगा? देखिए, फिनाइलएलानिन एक एमिनो एसिड है और इसका सेल्स में प्रोटीन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो एक एवरेज के मुताबिक जितना फिनाइलएलानिन 24 घंटे में एक आदमी को चाहिए, उसको अपने डाइट में उतना ही फिनाइलएलानिन खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा होगा तो बिल्डअप होगा और कम होगा तो खर्च हो जाएगा, बचेगा नहीं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या करना पड़ता है? फिनाइलएलानिन लो वाला डाइट देना होता है। दूसरा, इनको क्या होगा, साथ ही साथ फिनाइलएलानिन टायरोसिन में नहीं बदल रहा है, तो टायरोसिन डेफिशिएंसी होगा, अपने से बनेगा नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? डाइट में टायरोसिन अलग से ऐड करना पड़ेगा। समझ गए? इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं और लोग इसके साथ बहुत अच्छा और लंबा जीवन जीते, किसी भी तरह के डिसऑर्डर के बिना। सो affected people are given low phenylalanine and tyrosine added diet protein to counter the abnormality. अब देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस।
दिस इज एन ऑटोसोमल, ये तो कहना ही पड़ेगा, रिसेसिव इनहेरिटेबल डिसऑर्डर। देखिए ये सभी कंडीशंस क्या है, किलर कंडीशंस हैं। अगर होमोजाइगस हो गया, लिथल जीन बन जाएगा और वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, हालांकि फिनाइलकीटोन्यूरिया होमोजाइगस कंडीशन में भी मैनेजेबल है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी होमोजाइगस कंडीशन में मैनेजेबल है, पर पूरा लाइफ जीना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं होता, पर इन्हें मैनेज किया जा सकता है। तो है क्या, दिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेबल डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, ड्यू टू डिसऑर्डर, ड्यू टू द डिसऑर्डर द म्यूकस of the affected people becomes very thick। ये बहुत गाढ़ा हो जाता है और इसमें फ्लूइडीनेस जो होता है ना, फ्लूइडी म्यूकस नहीं निकलता। नेचुरली क्या होगा, अगर मान लेते हैं हमारे जैसे आप पढ़े हैं ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, इन सब जगहों पे गॉबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये जो म्यूकस रिलीज करता है अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, इसका काम क्या है, जो भी पैथोजेनिक सब्सटेंसेस या बाहर से डस्ट पार्टिकल आया उसको ट्रैप कर लेना, और ये फ्लूइड ही होगा जब हम खांसेंगे छींकेंगे उससे बाहर आए। ठीक है, ये अगर काफी टफ होगा, काफी ड्राई होगा, तो कहाँ है, जहां पे पहना हुआ, जहां पे ये तैयार हुआ वही चिपका हुआ रहेगा, वहां से अलग नहीं होगा। तो प्रोटेक्शन तो कर रहा है पर प्रोटेक्शन किलर हो जा रहा है। वो क्या होगा, एयरवे को चोक करने लगेगा, जिसमें से क्या होगा, इन्फेक्शन, इन्फेक्टिंग एजेंट्स वहीं लंबे समय तक पड़े हुए रहेंगे। तो उनको क्या बुरा है, आराम से वो, एक तो उसे चिपकाने वाला सरफेस मिल गया है तो आराम से वह बढ़ने लगेगा वो। इस वजह से क्या होता है, सीवियर लंग डिसऑर्डर्स होते हैं या सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर ट्रैप हुआ वो बाहर निकल नहीं पा रहा है, वहीं फल फूल रहा है। अगर हम निकालेंगे नहीं तो बैठा हुआ रहेगा ना, तो वहां पे उसे न्यूट्रिशन मिलेगा ही और इस वजह से उसका नंबर बढ़ेगा, जिससे इन्फेक्शन फैलेगा। दूसरा होता है क्या, जो पैंक्रियाटिक जूस है उसके साथ भी म्यूकस आता है, तो क्या होगा, पैंक्रियाटिक जूस इतना टफ हो जाएगा, मतलब इतना गाढ़ा हो जाएगा कि इट विल बी रेंडर्ड नॉन फंक्शनल। एक्सट्रीम केस में ये नॉन फंक्शनल होने लगते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इन्हें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, इनका सामना करना पड़ेगा। So, the respiratory mucus and pancreatic mucus become so thick that it causes respiratory disorders and digestive disorders। इस वजह से क्या होगा, पैंक्रेटिक डिसऑर्डर होगा और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। अगेन इसका कोई ट्रीटमेंट में क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट
can't be cured but managed. इसे खत्म नहीं कर सकते पर इसका मैनेजमेंट पॉसिबल है. सो द पीपल कैन लीड a long life nearly around 50 to 60. इतना तक हम लोग इन्हें मैनेज करके सरवाइव करा सकते हैं. ये चीज हाँ नहीं, होमोजाइगस कंडीशन में भी मैनेज कर सकते हैं. यानी होमोजाइगस है तभी तो उसमें एक्सप्रेस हो रहा है क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये एक्सप्रेस तभी होगा जब होमोजाइगस कंडीशन होगा. तो होमोजाइगस लोग जो इस डिसऑर्डर को फेस कर रहे होंगे उनको मैनेज किया जा सकता है. हेटेरोजाइगस में तो ये दिखेगा ही नहीं, एक्सप्रेस होगा नहीं. प्रॉब्लम तो होमोजाइगस वालों के साथ है. अब देखिए थैलासेमिया. It is an autosomal recessive disorder in which either alpha globin chain और बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन becomes abnormal, that is unable to oxygen carbon dioxide transport under homozygous condition. थैलासेमिया कैसा है? सिकल सेल एनीमिया की तरह ही है लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट. इसमें क्या होता है, बीटा चेन या अल्फा चेन दोनों में से कोई एक अफेक्टेड होगा होमोजाइगस क्या कहते हैं रिसेसिव कंडीशन में, है ना. लेकिन अगर ये अल्फा चेन को अटैक करता है यानी अल्फा चेन अगर एबनॉर्मल बनता है तो या बीटा चेन अगर एबनॉर्मल बनता है तो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी पे फर्क पड़ता है. ठीक है. तो अगर ये अल्फा चेन को डिसऑर्डर बना मतलब डिसेबल कर रहा है तो ये कहलाएगा अल्फा थैलेसेमिया, और बीटा चेन को अगर डिसेबल कर रहा है तो बीटा थैलेसेमिया. सो इट कैन बी अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया रेस्पेक्टिवली. यहां से मिला लीजिए, अगर अल्फा ग्लोबिन चेन एबनॉर्मल हुआ तो अल्फा थैलेसेमिया होगा, और अगर बीटा ग्लोबिन चेन एबनॉर्मल हुआ तो बीटा थैलेसेमिया होगा. ठीक है. एक
ड्रेडेड कंडीशन जिसे मैनेज नहीं किया जा सकता वो है क्या कि संजोग ऐसा हुआ कि अल्फा और बीटा दोनों का एब्नॉर्मेलिटी आ गया, तो वैसे थैलासेमिया को कहते हैं थैलासेमिया मेजर। पर इन दोनों में से कोई एक अगर हुआ तो हम इसे कहेंगे थैलासेमिया माइनर। आइदर काइंड ऑफ थैलासेमिया is called थैलासेमिया माइनर। इन दोनों में से किसी एक प्रकार का अगर थैलासेमिया होता है तो इसे कहेंगे थैलासेमिया माइनर। इफ बोथ काइंड ऑफ थैलासेमिया are there, then it is थैलासेमिया मेजर। थैलासेमिया मेजर is unmanageable। इज अनमैनेजेबल यानी इसमें कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं। इसमें कर क्या सकते हैं, ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन on a time bound manner। जैसे लोगों को एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होने लगेंगे इस वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है टाइम बाउंड मैनर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन खून चढ़ाना पड़ता है, आरबीसी उसमें ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है टाइम बाउंड मैनर, मंथली बेसिस पे, बाई मंथली बेसिस पे, जैसा डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से उन्हें ऐसा करना पड़ता है। और इसीलिए एमनियोसेंटेसिस के दौरान थैलासेमिया चेक किया जाता है कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों में है कि नहीं। अगर दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है जिनमें एक्सप्रेस नहीं हुआ तो उन्हें कहा जाता है कि दिस मैरिज शुड नॉट हैपन, क्योंकि बहुत चांसेस हो जाते हैं कि होमोजाइगस कंडीशन में चाइल्ड थैलासेमिक हो जाएगा और उसके सर्वाइवल क्वेश्चनेबल हो जाता है। इसीलिए अगर ऐसा हुआ भी, अगर फिर भी मैरिज होता है तो फिर एमनियोसेंटेसिस के द्वारा ये चेक किया जाता है कि वेदर इट इज थैलासेमिक होमोजाइगस और नॉट। दूसरा ये देखा जाता है कि कहीं मेजर तो नहीं आ गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, चाइल्ड को अबॉर्ट करना ज़्यादा सही रहता है, वो सजेस्ट करते हैं, इसीलिए वहाँ पे एमटीपी किया जाता है। सो इस तरीके से थैलासेमिया अफेक्ट करता है। अब है क्या सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में तो बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट म्यूटेशन में भी देख चुके हैं कि एक एमिनो एसिड के चेंज होने के कारण क्या होता है, सिकलिंग ऑफ द आरबीसी हो जाता है क्योंकि फाइब्रस हीमोग्लोबिन हो जाता है। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे लिखिएगा थैलासेमिया में ड्यू टू अफेक्टेड अल्फा और बीटा ग्लोबिन जीन, ड्यू टू अफेक्टेड अल्फा और बीटा ग्लोबिन जीन, ड्यू टू अफेक्टेड अल्फा और बीटा ग्लोबिन जीन, the hemoglobin production depresses।
the hemoglobin production depresses. hemoglobin production क्या हो जाता है, घट जाता है. full stop. Therefore hemoglobin production depresses. Therefore full stop के बाद the amount of hemoglobin in blood reduces. Therefore amount of hemoglobin in blood reduces. तो क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूस कर गया, डिक्रीज कर गया, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर कहते हैं. पैरा चेंज करके लिखिएगा. दिस इज द रीजन वाई, दिस इज द रीजन वाई वी कॉल, this is the reason why we call thalassemia as quantitative disorder. क्वांटिटी घट जाता है. We call thalassemia as quantitative disorder. अब सिकल सेल एनीमिया वाले में आइए. सिकल सेल एनीमिया लिखिए. इट इज abnormal beta globin, it is abnormal beta globin chain production, it is abnormal beta globin chain production in the hemoglobin, chain production in the hemoglobin. So full stop के बाद लिखिए. So quality of hemoglobin, so quality of hemoglobin is affected. अच्छे क्वालिटी का नहीं है, खराब क्वालिटी का हीमोग्लोबिन बन तो रहा है पर हीमोग्लोबिन खराब क्वालिटी का हो जा रहा है. सो क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड. although quantity of hemoglobin production does not fall. हीमोग्लोबिन बनता है जितना बनना चाहिए, लेकिन हीमोग्लोबिन का क्वालिटी जो होना चाहिए वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करता. यही मेन प्रॉब्लम. बाकी इसके बारे में तो और हम लोग सब कुछ जानते ही हैं. इस पॉइंट को यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं. क्यों? पैरा चेंज करके लिखिएगा. दैट इज द रीजन वाई sickle cell anemia is called, that is the reason why sickle cell anemia is called qualitative disorder. Qualitative, क्वालिटी से क्वालिटेटिव हो गया. That is the reason why sickle cell anemia is called qualitative disorder. अब है कलर ब्लाइंडनेस. ये थे ऑटोसोमल. अब आ जाए एक्स लिंक्ड. इट इज ए रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. affected people
are unable to prepare color sensitive pigments in their cone cells. Thus, they either suffer due to deficiency of a pigment in the cone cells for blue color or green color. Red color suffering is rare. Condition becomes worse when people are colorblind for two colors. ऐसे कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों को क्या होगा कि उनमें विजुअल पिगमेंट्स जो होते हैं, तीन विजुअल पिगमेंट बेसिक है ना, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, आरजीबी। तो इनमें से किसी एक पिगमेंट के लिए कलर ब्लाइंडनेस होता है, यानी वो उस कलर को पहचान नहीं पाएगा। जैसे अगर ग्रीन कलर के लिए हुआ तो किसी भी जगह, जैसे वो विंडो है या डोर है ग्रीन कलर का, तो उसे ग्रीन कलर नहीं दिखेगा। तो वहां पे वो क्या देखेंगे, वहां पे डार्क देखेंगे। पर वो ब्लैक और उस डार्क के बीच में, ये जो कलरफुल डार्क है, यानी कलर के वजह से जो डार्कनेस आया, उसके बीच में वो अंतर करना सीख जाते हैं। जैसे आपका कॉलर ग्रीन कलर का है तो उन्हें नहीं दिखेगा, वो इसे फील नहीं कर पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे कैसा कलर। पर लोगों को देख के समझ जाएंगे कि अच्छा इसको ग्रीन समझ रहे हैं, इसका मतलब ऐसा जो दिख रहा है डार्कनेस ये ग्रीन है। तो वो लर्न करते हैं, सीखते हैं बड़े होने के बाद ये कैसा कलर है। अदरवाइज उन्हें ये फील नहीं होता कि ये भी कोई कलर है। ठीक है। तो जो अफेक्टेड पीपल हैं उनको ये ज्यादा बुरा प्रभाव देगा जब एक से अधिक कलर के लिए कलर ब्लाइंड्स हो गया, जैसे ब्लू और ग्रीन दोनों के लिए हो गया, तब तो उनके लिए स्थिति बहुत नाजुक है। तो मेनी ऑफ द कलर्स दे वुड नॉट बी एबल टू सी, और इन दोनों के मिक्सचर की वजह से जो कलर बने उन्हें तो दिखना उनके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, है ना। तो ये है कलर ब्लाइंडनेस। इसकी खासियत क्या है, ये एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव। ये चीज छूट गया, इट इज ए रिसेसिव एक्स लिंक्ड। अच्छा रिसेसिव हो ही गया, ठीक तो है, रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। कोई क्यों नहीं। कितने सेल्स को आप बताओ, ऐसे भी रेटिना के साथ छेड़छाड़ ज्यादा नहीं किया। Until and unless surgery for the retina is essential, one should not touch it, क्योंकि यहाँ से न्यूरॉन्स, है ना, जब नर्वस सिस्टम पढ़ाए थे तो बताए थे मोनोपोलर न्यूरॉन होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स वहाँ पे होते हैं, बाइपोलर सेल्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स रहते हैं। एक साइड कौन सेल को फेस करता है, दूसरा ऑप्टिक नर्व को, बाइपोलर न्यूरॉन्स रहते हैं। हेमोफीलिया, it is a recessive X-linked disorder
affected people are unable to make one of the factors needed for blood clotting. जो अफेक्टेड पीपल होते हैं जिन्हें इसकी बीमारी है, डिसऑर्डर है, वो ब्लड क्लॉटिंग पिगमेंट्स जितने होते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो फंक्शन करता है, उसमें से किसी एक प्रोटीन को, किसी एक मॉलिक्यूल को नहीं बना पाते, जिस वजह से क्या होता है, पूरा क्लॉटिंग मैकेनिज्म फेल कर जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको ये व्हाइट बोर्ड बनाना है, इसके लिए क्या क्या चाहिए, इसका क्या कहते हैं, जो वुड है, प्लाईवुड है, वो चाहिए। उसके ऊपर ये क्या लगा है, सनमाइका लगा है, सनमाइका चाहिए। और वुड और सनमाइका को एक दूसरे के साथ चिपकाने के लिए पेस्टिंग मटेरियल चाहिए, है ना, एडेसिव चाहिए। और फिर क्या होगा, इसे शेप में काटने के लिए हमारे पास कटर चाहिए। इतना होने के बाद ये बनेगा। तो 4 मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है ये बनना। अब इसमें से एक भी अगर एब्सेंट रहा तो ये व्हाइट बोर्ड बनेगा। मेरे पास वुड कटर है ही नहीं, तो हम कटर मतलब इसको शेप में लाएंगे कैसे? अगर सब कुछ है, एडेसिव नहीं है, अब लाइए चिपकाइए। अगर वुड ही है, एडेसिव भी है, कटर भी है, ये सनमाइका नहीं है, बनेगा कैसे? तो ये चारों के चारों कंपोनेंट जरूरी हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक सीक्वेंस में आते हैं, तब जाके ये फंक्शनल व्हाइट बोर्ड बनता है। इनमें से एक भी नहीं रहेगा तो व्हाइट बोर्ड नहीं बनेगा। ठीक उसी तरीके से ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में कई फैक्टर्स हैं जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रिएक्शन कराने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी एक की भी अगर कमी हो गई तो आगे का स्टेप नहीं पूरा होगा और रिजल्ट इज द सेम। रिजल्ट क्या होगा? क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं बन पाएगा, जिस वजह से ब्लड क्लॉट नहीं। तो इसीलिए इसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। क्या होगा? अफेक्टेड पीपल आर अनेबल टू मेक वन ऑफ द फैक्टर्स नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। देयरफॉर द ब्लीडिंग if happens can't be stopped and people die out of over bleeding। इसलिए ऐसे लोगों की ओवर ब्लीडिंग की वजह से मृत्यु हो जाती है। और ऐसे लोगों का अगर एक्सीडेंट हुआ तब तो बहुत डिफिकल्ट होता है उन्हें मेंटेन करना, उन्हें मैनेज करना। अगर उन्हें किसी सर्जरी का सामना करना पड़ा तो उसके लिए भी बहुत डिफिकल्टी हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? रिसेसिव एक्स लिंक्ड, रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, इससे ज्यादा जरूरी जेनेटिक्स में यह जानना है कि इसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द autosomal recessive and X-linked recessive disorders। ऑटोसोमल रिसेसिव और X-linked recessive disorder का इनहेरिटेंस पैटर्न। ऑटोसोमल रिसेसिव
Three kinds of people can exist. Normal, carrier, affected. तीन तरह के लोग इसमें मिलेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव वाले में, नॉर्मल, कैरियर, अफेक्टेड। नॉर्मल में क्या होगा? एब्सेंस ऑफ रिसेसिव जीन यानी एलील, रिसेसिव एलील उसमें एब्सेंट होगा नॉर्मल वाले में। कैरियर क्या होंगे? हेटेरोजाइगस, टू द recessive allele. So they have the gene but non-expressive. ऐसा नहीं है कि उसके अंदर वो जीन नहीं है, होगा पर उसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा। ऐसे लोगों को कहा जाएगा कैरियर। और अफेक्टेड होमोजाइगस फॉर द homozygous for the recessive allele। तो ऐसे लोग क्या होंगे? डिजीज शो करेंगे, अफेक्टेड होंगे। सो दे विल एक्सप्रेस द डिजीज, इसलिए ये डिजीज एक्सप्रेस करेंगे। इधर बिठा सकते हैं। ये तो ऑटोसोमल रिसेसिव। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव की कहानी देखिए। एक्स लिंक्ड रिसेसिव men and women are differently affected मेल और फीमेल में इसका असर अलग होता है। मेन आर आइदर नॉर्मल और नहीं, मेन आर आइदर नॉर्मल और अफेक्टेड बट नो कैरियर। क्यों? यस, या तो होगा या फिर नहीं होगा। ऑल और नन प्रिंसिपल होता है उनका, कैरियर नहीं होते। तो रीजन क्या देंगे? हाँ बोलिए। एक ही एक्स पे होता है। हाँ, तो अफेक्टेड होगा तो अफेक्टेड होगा, मतलब अफेक्टेड वाला एक्स अगर आया तो अफेक्टेड होगा, अगर नॉर्मल वाला एक्स आया तो नॉर्मल होगा, है ना। तो मेन आर आइदर
either normal or affected but no carrier. Reason? They have X heterogeneity. X के लिए वो हेट्रोजीनस होते हैं. दो तरह का X नहीं हो, दो X नहीं होता है, एक X और एक Y हो जाता है, हेट्रोजीनस हो गया. इसीलिए so men are more affected, क्योंकि इसमें दो तरह का पॉपुलेशन है. 50% अफेक्टेड हो सकते हैं, 50% नॉर्मल हो सकते हैं. Women are of three kinds: carrier, affected and normal. कैरियर क्या होंगी? एक्स हेटेरोजाइगस. अफेक्टेड में क्या होगा? एक्स होमोजाइगस. और नॉर्मल में क्या होगा? एब्सेंस ऑफ recessive allele on X. X heterozygous for recessive allele. X homozygous for recessive allele. तो यहां देखिए तो तीन तरह का पॉपुलेशन जब वोमेन में आ गया तो डिजीज एक्सप्रेशन कितने में होगा? केवल अफेक्टेड में. बाकी दो में क्या होगा? डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगा. तो इसमें अफेक्टेड पॉपुलेशन कितना होता है? 33.3. और इसमें अफेक्टेड कितना होता है? 50%. तो कौन ज्यादा सेंसिटिव? मेन. वोमेन आर कंपैरेटिवली सेफर इन दिस कंडीशन. और यही रीजन है जो पिछले क्लास में बताए थे. दिस इज द रीजन व्हाई द स्पीसीज बिकम्स मोर स्टेबल इफ फीमेल आर होमोजाइगस फॉर द सेक्स क्रोमोसोम एंड मेल आर हेट्रोजाइगस फॉर द सेक्स क्रोमोसोम. क्योंकि बर्थ गिवर्स फीमेल्स होती है, और अगर वो सेंसिटिव होंगे तो स्पीसीज विलुप्त हो जाएगा, और अगर वो स्टेबल होंगी तो स्पीसीज विल कंटिन्यू एनी हाउ. यहां तक नोट कीजिए.